हम लोग मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास बैठे हुए, इस मेडिकल कॉलेज को और कैसे और अच्छा बनाया जाए इसकी भी चिंता वो कर रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि का मैं कानपुर में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में प्रचलित हमारी परम आदरणीय महापौर प्रमिला पांडे जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। इनका सानिध्य मुझे एक साल में भरपूर मिला, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कानपुर की राजनीति में कार्यकर्ताओं के बारे में किए जाए, उनके हितों के बारे में बात की जाए तो माननीय बालचंद जी मिश्रा जी हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहे। ऐसे बालचंद मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। हमारे भाई माननीय विधायक सुरेंद्र मथानी जी भी यहाँ हैं, जिनका भी हमें स्नेह और प्यार हमेशा मिलता है, उनका भी स्वागत है। माननीय महेश त्रिवेदी जी जब मंच पर उपस्थित होते हैं तो अपने आप हर व्यक्ति को एक आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति होती है। ऐसे हमारे महेश त्रिवेदी, इनका भी बहुत स्वागत और हमारे भाई अरुण पाठक जी जो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए निरंतर खड़े रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, जनहित की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे भाई अरुण पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बहन नीलवा कटियार जी भी आ चुकी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई रघुनंदन भदरिया जी का भी बहुत स्वागत है। भाई सुरेश अवस्थी जी जो कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसे भाई सुरेश अवस्थी जी का भी बहुत स्वागत है, लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और आज की जो ये व्यवस्था, ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक गणेश दीक्षित जी, हमारे के सचान जी, आरपी कुशवाहा जी, राधे श्याम पांडे जी, दिनेश राय जी, कौशल किशोर जी, अनिता गुप्ता जी, दीपू पांडे जी, हमारी बहन पूनम द्विवेदी जी, रीता शास्त्री जी और हमारे संजीव पाठक जी, हमारे अनूप अवस्थी जी, कई हमारे प्रमोद जी, हमारे दिवाकर मिश्रा जी, कई हमारे वरिष्ठ कौशल जी, हमारे तमाम वरिष्ठ बैठे हुए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम विकसित भारत का अमृत काल एवं सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल के अवसर पर आयोजित किया है। इसके बारे में माननीय हमारे मुख्य अतिथि आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो और कानपुर भी विकसित कानपुर बने। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने 30 मई के दौरे से पहले जो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी, जिनका वो उद्घाटन और शिलान्यास करने आए थे, उससे पहले ही उन्होंने कानपुर वासियों को एक ऐसी सौगात दी जिसकी कानपुर के वासी लगभग 20 साल से मांग कर रहे थे। वो था अनबरगंज रेलवे स्टेशन से लेकर मंदना तक का रेलवे का एलिवेटेड ट्रेन। उसकी उन्होंने स्वीकृति भी दी, टेंडर निकल चुका है, उसका निर्माण कार्य भी सितंबर अक्टूबर से चालू हो जाएगा। मुझे लगता है कानपुर वासियों के लिए इससे बड़ी और सौगात कोई नहीं हो सकती, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कानपुर के विकास के लिए तमाम बड़ी बड़ी विकास योजनाओं की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कानपुर का पुराना गौरव वापस लाना है। और आप सब जानते हैं कि कानपुर जो कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था, देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था, आज वो विकास की राह देख रहा था। ये जरूर सौभाग्य है कि जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई, तब से कानपुर के विकास के पहिए की गति आगे बढ़ी। उसी पहिए की गति को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग निरंतर प्रयासरत। तो हमारा सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कानपुर भी विकसित कानपुर बने। और मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कानपुर अब मैनचेस्टर ऑफिस नहीं होगा, कानपुर खुद मैनचेस्टर बनेगा। ये मैं माननीय रक्षा मंत्री जी ने अभी पिछले, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कानपुर के विकास के लिए हमेशा ध्यान दिया, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा वो चिंतित रहते हैं। और आज
मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि कानपुर का अगर कोई कार्यकर्ता माननीय रक्षा मंत्री जी से समय मांगता है तो हो सकता है 1 दिन या 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन उसको समय जरूर मिलता है और उसमें आत्मिक रूप से मिलते जरूर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्रह्मोस का जो घर है अब उत्तर प्रदेश होगा, इसलिए माननीय हमने मुख्य सचिव जी को ब्रह्मोस मिसाइल आज उपहार स्वरूप भेंट की। तो कानपुर के विकास के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं और आपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखा कि हमारी सेनाओं ने किस तरह आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। 8 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। आज 11 साल के कार्यकाल के ऊपर जो अति सफलतम कार्यकाल में आता है, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो निश्चित रूप से एक यादगार कार्यकाल के रूप में माना जाए। मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत विस्तृत रूप से 11 साल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अभी हमारे मित्र ये कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा, कांग्रेसी मित्र थे, तो मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद स्पष्ट हो गया कि भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बनेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी। तो उन्होंने बड़े कटाक्ष करते हुए मुझसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और विकसित भारत का क्या संबंध। ये एक अलग तरीके की लड़ाई थी, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई थी। सेना ने अच्छा काम किया, हम उसके लिए उनका आभार करते। भारत से इसका कोई संबंध नहीं। तो मैं 11 सालों के कार्यकाल को एक संक्षिप्त बात में समाप्त करना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि आपने आचार्य चाणक्य को पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। मैं आचार्य चाणक्य का एक उदाहरण देते हुए आपको समझाना चाहता हूं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी विकसित राष्ट्र के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि वहां का राजा, वहां का शासक निर्भीक, जो आज उन्होंने करके दिखाया है कि निर्भीकता और निर्भीकता के साथ जिस तरह पाकिस्तान पे आक्रमण किया, पाकिस्तान के सभी आतंकवादियों अड्डों को ध्वस्त किया, उसको नतमस्तक किया, मुझे लगता है इससे ज्यादा निर्भीकता और निडरता किसी शासक में नहीं होती। साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि राजा को ईमानदार भी होना चाहिए। आज 11 सालों के शासनकाल में आप सब जानते हैं कि किसी एक तरीके कोई भ्रष्टाचार हमारे सरकार पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर, हमारे मंत्रियों पर एक भी भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप नहीं लगा। इससे बड़ी उपलब्धि और राजनीतिक काल में कोई हो नहीं सकती। दूसरा, चाणक्य ने कहा कि जो शासक है उसको अपनी जो विदेश नीति है वो अच्छी रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज आपको जानकर हैरानी होगी, 120 विकासशील देश भारत को अपना आइडियल मानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, और जो विकसित राष्ट्र और भी हैं वो भी माननीय प्रधानमंत्री की कार्यशैली को खुले मंचों पर उनकी तारीफ करते हैं। इससे ज्यादा बड़ी देश नीति की सफलता और कोई हो नहीं सकती। और तीसरा, चाणक्य ने कहा कि अगर किसी तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए कि उस देश की सैन्य शक्ति प्रबल मजबूत होनी चाहिए। आज आप सबको पता है कि हमारी सेना दुनिया की तीसरे नंबर की सशक्त सेना है, जिसका मुकाबला अच्छे अच्छे देश कर नहीं सकते। और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने ये बता दिया कि हम कितने ताकतवर हैं। हमें अगर छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप कहीं भी चले जाए। चौथा, उन्होंने कहा उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे हाईवे पर रहे, जहां पर 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, चाहे हमारा मेट्रो स्टेशन, जो हवाई यातायात, तमाम चीजों पर काम हो रहा है। और आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत चौथे नंबर पर आ गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे बड़े गौरव की बात और कोई हो नहीं सकती। साथ में उन्होंने कहा कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको पता है, हम लोग भी चाहते हैं कि कानपुर में, मैंने कहा है कि कानपुर में हम विकास की बात कर रहे हैं, विकसित कानपुर की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हम नगरीय विकास के साथ साथ नागरिक विकास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक नागरिक विकास नहीं होगा तब तक विकास को अधूरा माना जाएगा। और नागरिक विकास जब होगा जब हम शिक्षित होंगे। इसीलिए हमने महापौर के माध्यम से, आदरणीय अम्मा ने कहा है, हम सब लोगों ने एक मिशन बनाया है कि हमारे
कानपुर का बच्चा भी जो हमारे नगर निगम के स्कूल है उसमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे, और उनको हम लोग स्मार्ट क्लासेस बनाने जा रहे हैं, चाहे कानपुर में हर बच्चा शिक्षित हो। तो आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आज शिक्षा की बात हो रही है तो अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है और हमारे यहाँ तो अकेले 34 करोड़ बच्चे आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने नए नए आयाम पैदा किए हैं, तो ये विकसित राष्ट्र बनने वाला है जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री का सपना है। हमें सब पूरा भरोसा है, हम सबको भरोसा है और देश की जनता को भरोसा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये अब आप मान के चलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज हम देश नहीं विदेश में जाते हैं। मैं पिछली बार जब लंदन गया तो लोगों ने कहा आखिर प्रधानमंत्री में ऐसी क्या खास बात है जो वहां की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया, ये वहां के लोग पूछते हैं। 2014 से पहले जब आप विदेश जाते थे तो लोग आपसे पूछते थे कि आपके उस नेता की जेल किस दिन हुई, वो छोटा कब है, अभी अंदर कौन है, इसमें चार्जशीट लगने वाली है, आपके प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं। तमाम तरीके के भ्रष्टाचार की बात देश में दुनिया में हुआ करती थी। अब 11 साल के कार्यकाल में कहीं भ्रष्टाचार आपको देखने को नहीं मिलता। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक साल पहले कि उस भरोसे पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कानपुर का पुराना गौर सिंह का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मित्रों वो घड़ी आ चुकी है जिनका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी सहजता और सरलता का संयोग से फोन कर दिया भाई साहब अगर कानपुर आ रहे थे एक बार कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाएगी तो कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा। मित्रों आश्चर्य होता है कि एक सेकंड नहीं लगाया आदरणीय पंकज सिंह जी ने कहने के आप व्यवस्था करिए मैं कार्यालय आ रहा हूं। ऐसे सहज और सरल एक संदेश देने का काम करते भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कैसे की जाती है, कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह कैसे किया जाता है, उसके प्रतिमूर्ति अगर कोई उदाहरण है तो वो है आदरणीय पंकज सिंह जी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं भारतीय राजनीति में एक उभरते हुए सितारे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज मुख्य अतिथि के रूप में अपना पाथेय देने का कष्ट करें। हम सब लोग एक बार खड़े होकर के उनकी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। सबसे आग्रह है कि हम सब लोग खड़े होकर के ताली बजाएंगे। आदरणीय पंकज सिंह जी। दोनों जिलों के अध्यक्ष आदरणीय शिवराम जी, आदरणीय अनिल दीक्षित जी, यहीं पर उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, निर्वर्तमान सांसद और वरिष्ठ नेता, जिन लोगों ने आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप हम सब लोग एक विराट स्वरूप देख रहे हैं जिसमें लंबा संघर्ष और बड़ी भूमिका जिन सब नेताओं की रही है, उनमें से एक आदरणीय श्री सत्यदेव पचौरी जी, आदरणीय श्री बालचंद्र मिश्र जी, महापौर वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमती प्रमिला पांडे जी, एमएलसी श्री अरुण पाठक जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, श्री महेश त्रिवेदी जी, पूर्व में प्रदेश मंत्री संगठन में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश अवस्थी जी, श्री के सचान जी, श्री गणेश दीक्षित जी, श्री आरपी कुशवाहा जी, श्री रघुनंदन भदौरिया जी, और निर्वर्तमान अध्यक्ष दीपू पांडे जी, कौशल किशोर जी, राधेश्याम पांडे जी, श्री दिनेश राय जी, पूनम कपूर जी, अनिता गुप्ता जी, पूनम द्विवेदी जी, रीता शास्त्री जी, रामदेव शुक्ला जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग एक तो विकसित भारत का अमृतकाल और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल जो पूरे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम
कि आदरणीय जैसे नरेंद्र मोदी जी का यह तीसरा कार्यकाल और 11वां साल है सरकार में, वैसे ही लोकप्रिय हमारे सांसद श्री रमेश अवस्थी जी का एक सांसद के रूप में कानपुर के यह 1 साल पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और सच बात यह है कि मैं हमेशा जब आदरणीय रमेश अवस्थी जी से मैं मिलता हूं तो मैं ये पूछता हूं कि जब मैं प्रभारी के तौर पर उस समय भी था और जब आप यहाँ पर चुनाव लड़ने आए तो बहुत सारे लोग तो आपके व्यवहार से, स्वभाव से आपको जानते थे और वह जानते थे, विश्वास रखते थे कि धीरे धीरे आप कार्यकर्ताओं में एकदम घुल मिल जाएंगे, क्योंकि मीडिया में आप बड़े पदों पर रहे, उसके साथ साथ आप सामाजिक रूप से हमेशा सक्रिय रहे। तो कई बार लेकिन जो नहीं नजदीक से जानता था उनको लगता था कि कानपुर जैसा बड़ा क्षेत्र जहां पर एक से एक बड़े दिग्गज नेता रहे, कैसे यहाँ पर रमेश अवस्थी जी उन सब लोगों की, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय सत्यदेव पचौरी जी, सब लोगों की कैसे उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं बहुत विश्वास था मुझे कि मुझे कोई संदेह नहीं था कि रमेश अवस्थी जी बहुत जल्दी ही सभी कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता के रूप में ही घुल मिल जाएंगे। और मैं कह सकता हूं आज कि अब कार्यकर्ताओं से जब चर्चा होती है, अब जब कार्यकर्ताओं से चर्चा होती है, अब जब कार्यकर्ताओं से चर्चा होती है तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, रमेश अवस्थी जी से अब मिलना, उनसे बात करना और अपनी समस्याओं को बताना और जिसके मन में जो भी आता है समस्या, उनके साथ अपना दुख दर्द वो बांट सकता है, एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में वो हम लोगों के बीच में आज हैं। मैं उनके सफल 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोगों ने पूरे किए हैं। और सही में इन 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अनेक ऐसे कार्यक्रम, हम लोगों ने अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जिसकी चर्चा अगर की जाए तो बहुत समय लगेगा। चाहे वह आयुष्मान भारत हो, वय बंधन योजना जो हो, अनेक चीजें हैं जिसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। पार्टी ने एक कार्यशाला तय की है जिसमें कार्यक्रम के संयोजक उन्होंने सारे चीजों को आपके बीच में उन्होंने रखा है कि कैसे क्षेत्र स्तर पर टोली बनाना, मंडल पर टोली बनाना, 10-11 में प्रदर्शनी रखना, 9 को पूरे देश के मुख्यमंत्री एक साथ वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के साथ संवाद करेंगे, उपलब्धियों को लोगों के बीच में बताएंगे। फिर प्रोफेशनल मीट्स होंगी, उसमें विकसित 3 विषय होंगे। विकसित भारत की संकल्पना एवं हमारी भूमिका, दूसरा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, और सशक्त भारत और सुरक्षित भारत। इन 3 विषयों पर अपने वक्ता आएंगे जो अपनी बात हम सब लोगों के बीच में रखेंगे। उसके अलावा आपने बताया ही है कि मंडल स्तर पर हमारे विकसित भारत संकल्प सभा 12 और 24 तारीख को होगी। हर मंडल पर एक सभा होगी और जिसमें अपने कार्यकर्ताओं के अलावा हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हमारे सिर्फ कार्यकर्ताओं के बजाय उसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ वहां के लोग भी, आम जनता भी उसमें शामिल हो, जिनको कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के 11 साल की सभी बातों को हम लोग उनके बीच में रख पाए और उनके माध्यम से ये और नीचे तक लोगों के बीच में जाए। ये कोशिश हम सब लोगों को करनी है। जो 70 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनके साथ उनको आयुष्मान भारत का जो लाभ मिलना है उसके बारे में उनका रजिस्ट्रेशन करके और जिनका बन गया है उनको हैंड ओवर करना, ये सारे काम शक्ति केंद्र स्तर पर हम सब लोगों को करने हैं। इसमें सभी प्रदेश से लेकर प्रदेश से लेकर शक्ति केंद्र बूथ तक हम सब लोगों को एक बार नीचे तक जाना है। ये पार्टी की इस कार्यक्रम के माध्यम से है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को 11 वर्ष पूरे हुए, भाजपा को 11 वर्ष पूरे हुए और आप सब लोग जानते हैं कि नेहरू जी के बाद 52, 57, इसके बाद, और उस समय की परिस्थिति भी सही मायने में एकदम अलग थी। उस समय देश आजाद हुआ था, लोगों को लगता था कि नेताओं का आजादी में के इस पूरे संघर्ष में योगदान है और उसके बाद भले ही गांधी जी ने कहा था कि वो कांग्रेस अलग है और उस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए,
लेकिन वह कांग्रेस लोगों ने आगे बढ़ाई। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने 3 बार, लेकिन उसके बाद नेहरू जी के बाद 3 बार अपने बहुमत के साथ सरकार बनाने का अगर किसी को अवसर मिला है या गौरव किसी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में आज हम सब लोगों के बीच में है। और सही मायने में देखिए कि 2014 से पहले की जो स्थिति थी, मैं तो उस समय भी महामंत्री के रूप में यहाँ पर जो कानपुर में भी जो पहली उनकी सभा हुई थी उसमें भी मैं यहाँ पर था, और मैं उस समय देखा कि पहली रैली नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट होकर आए और जब पहली रैली उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहीं की थी तो यही 2014 में सबसे पहली प्रदेश की रैली एंड कर गए। तब भी भीड़ थोड़ी सी बढ़ी और जैसे जैसे फिर ये हुआ कि अब आ रहे हैं 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, जब गाड़ियों का फ्लीट दिखा तो भीड़ थोड़ी सी और बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मंच पर आए तो जितने भी व्यवस्था करने वाले लोग थे उनको लगा कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके अनुरूप ये कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको पता नहीं, बहुत सारे लोग तो मंच वाले तो सभी लोग थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन जैसे ही मंच पर नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में सामने खड़ा हुजूम था। ये उत्साह उस समय पूरे देश भर में हर जगह पर जैसे कार्यक्रम होते थे ऐसा ही माहौल हर जगह पर रहता था। 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी ये भी हम सब लोग जानते हैं। 14 से पहले और खास तौर पे ये 2004 से लेकर 2014 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी तो अनेक घोटालों से हमारे देश की पहचान विश्व भर में बन रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री कई बार बड़े से बड़ी घटना हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी और उनके प्रधानमंत्री उन दोनों लोगों की तरफ से कोई वक्तव्य, कोई जवाब, कोई शब्द एक भी कहने में सप्ताह भर, महीनों का समय लगता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए और विश्व के किसी भी कोने में जाकर वो जब बोलते हैं तो आज पूरा देश ये समझ जाता है कि किसी दमदार देश का कोई दमदार प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर बोल रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हम सब लोगों ने अब देखा है पूरे विश्व भर। आज कहीं पर भी, कई विश्व में पहले लोग ये जैसे भी भारत को देखते हो, लेकिन 2014 के बाद आज 2025 में इस विश्वास के साथ हम सब कह सकते हैं कि आज पूरे विश्व भर में भारत की अपनी एक मजबूत स्थिति बनी है और अपना निर्णय, अपने देश का निर्णय करने के लिए आज हमारे देश के नेतृत्व को किसी दूसरे देश के नेतृत्व से पूछने और बताने की जरूरत नहीं है। अपने हित का निर्णय आज हमारा देश अपने आप, अपनी जनता के हिसाब से करता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आज हम सब लोग देखते हैं और ये बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सच में इस पूरे देश की जो राजनीतिक और सामाजिक जो दशा और दिशा थी इसको बदलने का काम पूरी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो सरकार पहले कुछ लोगों के हाथों में ही सिमटी हुई दिखाई देती थी, कुछ लोगों के लिए काम करती हुई दिखाई देती थी, सच बात है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश के आम और गरीब नागरिक को भी यह महसूस होता है कि यह सरकार, अब चाहे केंद्र की हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, यह कुछ लोगों की सरकार नहीं है, कुछ अमीरों की सरकार नहीं है। आज यह गांव में बसने वाले एक एक गरीब व्यक्ति की यह सरकार है, उसके लिए काम करती हुई यह सरकार है। यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, लेकिन एक प्रधान सेवक के रूप में, एक जनसेवक के रूप में मैं काम करूंगा। और सच में मैं यह कह सकता हूं कि हमारे उसी तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिए, जो भी उन्होंने नीतियां बनाई, जो भी काम उन्होंने किए, मैं कह सकता हूं कि उनके सभी नीतियों के पीछे उनका अगर कोई सिद्धांत रहा, उनकी सोच रही, तो उन सभी का मार्गदर्शन एक जनसेवक के रूप में ही उन्होंने उन सभी नीतियों का हुआ है और उसी तरीके से नीतियों को बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह किया है। और उन्होंने कहा था कि जो हमारी पहले 2014 में जब सरकार बनी तो 14 में सरकार बनने के बाद ही उन्होंने कहा था ये सरकार हमारी लोगों की जरूरतों को, जो बेसिक बुनियादी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार काम करेगी, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सरकार काम करेगी। लेकिन जब 2014 से लेकर 19 तक सरकार चली तो उसमें अनेक बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका जिक्र करूंगा तो मैंने कहा लंबा समय लगेगा,
लेकिन सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, बहुत स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा योजना, बहुत सारी योजनाएं वो लेकर आए। लोगों की बुनियादी सुविधाएं, लोगों को अन्न मुहैया हो जाए, किसानों के सम्मान मिले, लोगों को बिजली मिले, सड़क गांव गांव तक पहुंच जाए। अनेक ऐसे कार्यक्रम उन्होंने चलाए। बुनियादी सुविधाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह सरकार काम की। और 19 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमारी सरकार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ अब यह लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करने वाली यह सरकार होगी। और उस चीज को पूरा करने के लिए लगातार रात दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी दिशा में उन्होंने काम किया है। और सच में मैं आज कह सकता हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे कहा कि हमारी सरकार अपनी परंपराओं पर, अपनी जो संस्कृति रही है, हमारे देश की जो आध्यात्मिक जो पहचान रही है, कह सकता हूं कि परंपरा जो है उसकी गहराई भी है और आधुनिकता की जो समझ भी रखते हुए हमारी सरकार आगे चली है। नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि हम लोकल के लिए हम वोकल होंगे। वोकल फॉर लोकल की उन्होंने भी बात कही, तो साथ साथ में उन्होंने लोकल से ग्लोबल होने का भी रास्ता, मार्ग प्रशस्त किया है, ताकि लोग अपने यहाँ पर लोकल काम करते हुए उनको इस तरीके से सुविधाओं को मुहैया किया गया कि विश्व भर में कहीं पर भी बाजार में जाकर वो अपनी बात रख सकते हैं, अपने उत्पाद को बेच सकें। तो लोकल से ग्लोबल होने की दिशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी थी। और इस तरीके से लगातार हमारे केंद्र सरकार ने जो काम किया है वह जितना भी कहा जाए वो कम है। तो इन सब चीजों को लेकर हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम लोगों को नीचे तक जाना है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए तो जितनी योजनाएं बनी हैं, कल ही मुख्यमंत्री जी जब चर्चा कर रहे थे तो हम सब लोग वैसे जानते हैं कि हमारा 2014 से पहले जब एम्स की संख्या अगर देखिए तो एम्स की संख्या सिर्फ एक थी, एक एम्स था। लेकिन आज हम सब लोग देखिए तो आज लगभग हमारे पास 22 कितने एम्स, हमारे 22 एम्स हमारे आज बहुत पूरी तरीके से संचालित हो। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज एयरपोर्ट्स हों, चाहे ये भारत माला, सागर माला, एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग देखिए तो लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स, सभी जगहों पर, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार तेजी से उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चला है। हमारे जो राज्य में से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो आने वाली सड़कें हैं उस पर लगातार सड़कों का निर्माण तेजी के साथ हुआ है। तो एक्सप्रेस वे के मामले में तो न जाने इतने एक्सप्रेस वे बनकर हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में आज तैयार हो गए, एयरपोर्ट्स तैयार हो गए। आने वाले समय में 21 एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश में संचालित होंगे। एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बहुत सारे लिंक एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गए। तो आज कहीं पर भी, आज नोएडा से, दिल्ली से वहां निकलने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश होते हुए आप बलिया से बिहार तक आज आप पहुंच जाइए, मात्र कुछ घंटों के अंदर। पहले जो है 1-2 दिन का समय लगा था, आज मात्र कुछ घंटों के अंदर आप पूरा दिल्ली से निकलकर आप उत्तर प्रदेश में होते हुए आप बिहार तक आप पहुंच जाइए। तो आप कुछ घंटों के अंदर ये पूरी दूरी को आप यह तय कर सकते हैं। ये आज परिवर्तन हम लोगों को देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि सिर्फ दंगे हुआ करते थे, लोग इस तरीके से देखते थे, माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था, लोग इस तरीके से उत्तर प्रदेश को समझते थे। जो सियासत में काम कर रहे थे वो सियासत भी पूरी तरीके से बदनाम सियासत थी। लेकिन आज इन सब चीजों को भी, पूरे परसेप्शन को हमारे उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने, योगी जी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हुए यहाँ पर इसको भी बदल दिया है। आज अपराधी अब यहाँ पर पोस्टर्स में आज यहाँ नहीं दिखाई देते, माला पहनते हुए वो नहीं दिखाई देंगे। आज अपराधियों का स्थान भी आज कहीं है तो वह जेल की सलाखों के पीछे है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह तय किया, इसको एकदम से इसका वो किया है उत्तर प्रदेश में। ये बदलाव हम लोगों को देखते हैं। लेकिन ये सब करने में लंबा वक्त लगा, 8 साल में। इसीलिए कल योगी जी बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले जब हम लोग
जब ये एम्स और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की जब बात होती थी, इस पर भी विपक्ष कई बार विधानसभा के अंदर भी वैसे भी कई बार कटाक्ष किया करता था कि हॉस्पिटल्स तो इतने बन जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कहां पर आएंगे। लेकिन योगी जी ने कल ही बताया कि आज हर जगह पर आप देखिए तो जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, पहले जहां पर एक भी डॉक्टर्स नहीं थे जिन जिलों में, अब वहां यहाँ मेडिकल कॉलेज ही नहीं था, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है। और हर मेडिकल कॉलेज में कहीं पर कमी हो सकती है, लेकिन जहां कभी एक भी डॉक्टर्स नहीं थे, एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं था, आज वहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हुआ है। और मिनिमम 45 से लेकर 90 डॉक्टर्स हर एक मेडिकल कॉलेज में आज उपलब्ध हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जहां 0 से लेकर 45 से 90 डॉक्टर्स हर मेडिकल कॉलेज में आज उपलब्ध हैं, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम सब लोग देखने को मिलता है। स्कूलों के कायाकल्प हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल का बैग, पढ़ाई के लिए वहां पर किताबें, पेंसिल, पुस्तक, ये सब वितरित करना, ये आज बड़ा यहाँ काम हुआ। अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो ये जरूरत है कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, और इस दिशा में लगातार एक शिक्षा नीति में भी बदलाव करते हुए, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक इस नीति में बदलाव करते हुए कि ऐसी शिक्षा जिससे लोग ओवरऑल डेवलपमेंट करते हुए अपने देश का निर्माण करने में अपनी भूमिका नौजवान निभा सके, एक ऐसी शिक्षा नीति बनकर तैयार हुई जिसके माध्यम से पूरे भारत माता का मस्तक ऊंचा करने के लिए हमारे देश का नौजवान आज पढ़ लिख कर आगे वह निकलेगा। एक ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ देने का काम किया है। पहुंचने में जिस तरीके से आसानी हुई है, वहां पर एक्सप्रेस वेज बनकर तैयार हो रहे हैं, ये हम सब लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो पूरा विंध्यधाम से लेकर हमारा बनारस से लेकर ये पूरा विंध्यधाम से लेकर हमारे नैमिषारण्य तक जो एक पूरा कॉरिडोर एक बनाया जा रहा है, इसकी वजह से लगातार टूरिज्म भी बढ़ा है, यह भी हम लोग देखते हैं। और इस उत्तर प्रदेश के अंदर ही जहां टूरिज्म बहुत कम हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले साल, इस साल तो महाकुंभ के माध्यम से तो एक साथ एक महीने के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस उत्तर प्रदेश में सीधे महाकुंभ के लिए प्रयागराज में आए। लेकिन पिछले साल भी 10 करोड़ से ज्यादा लोग ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी और काशी विश्वनाथ धाम में हमारे वहां पर दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे। तो सिर्फ ये, पहले देश में कई कोने में लोग जाया करते थे टूरिज्म के लिए, लेकिन आज हमारे यहाँ भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान श्री राम के चरणों में सिर झुकाने के लिए लोग दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। और इसका सीधा लाभ हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे उत्तर प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने में सीधे सीधे इसका लाभ मिल रहा है। और इन सब चीजों के साथ साथ अपना स्व का ज्ञान हो, अपना खुद का ज्ञान हो, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा का ज्ञान हम सब लोगों को हो, इस दिशा में लगातार हमारी सरकार ने यह काम किया है। 500 वर्षों से भी ज्यादा का जो इंतजार था, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाकर उसको, लोगों के उस इंतजार को समाप्त किया है, वह भी नरेंद्र मोदी जी के रहने के कारण समाप्त हुआ। भले ही कोर्ट से हो, लेकिन हमारी सरकार ने उसको लगातार गति दी, तब जाकर यह दिन हम सब लोग देख पा रहे हैं। कोई ये नहीं समझता था कि यह कभी संभव भी हो पाएगा, हम लोगों के रहते हुए कभी यह संभव हो पाएगा। हम लोग अपने जीवन काल में यह दिन देख पाएंगे कि नहीं देख नमस्कार मित्रों, हम लोग इस समय मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में, हमारे पास कुछ महिला शक्ति हैं, उससे बात करेंगे। क्या कहेंगे, 11 वर्ष पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, और रमेश अवस्थी सांसद जी के क्या कहेंगे? मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में हम लोग के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और यहाँ सांसद जी के 1 साल पूरा हो चुका है, जिसमें हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जिनका मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और मोदी सरकार का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यों के द्वारा जनता को आगे बढ़ाया है। आज के इस कार्यक्रम को आप सभी के समक्ष रखा है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी यहाँ पे है। इन्होंने हमारे सांसद जी ने समस्त लोगों का यहाँ पे, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान किया, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमने 11 वर्ष अपने मोदी जी के पूर्ण किए हैं, और 1 साल हमारा सांसद जी का पूरा है। इनको बहुत ढेर सारी उनको बधाइयाँ, इसी तरह से बहुत अच्छे तरह भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को करती जाए।